inner state that energizes, activates or moves and directs और channels behavior goals। ये एक आंतरिक प्रकार की स्थिति है जो कि ऊर्जा देती है और एक्टिवेट करती है और हमारे जो व्यवहार है वो उनको प्राप्त करने के लिए, गोल को या जो हमारे लक्ष्य उनको प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। Actually, motivation leads to an action that is goal oriented. Now, what are the characteristics of motivation? Motivation is goal oriented continuous process which stops only when goal achieved, but again for next goal it begins। मोटिवेशन लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है ये कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर अगले लक्ष्य के लिए फिर अभिप्रेरित होता है व्यक्ति। यानी ये एक प्रकार से लगभग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन मोटिवेशन अ पर्सन फील्स मोर एनर्जाइज्ड and his behavior is more dominated in comparison to his general behavior। एक व्यक्ति जो मोटिवेटेड होता है या अभिप्रेरित होता है उसका व्यवहार उसके सामान्य व्यवहारों की तुलना में अधिक एनर्जाइज्ड होता है, अधिक ऊर्जित होता है, ऊर्जावान होता है। यानी अगर आप देखेंगे कि अगर सामान्य रूप से आप जिस भी कार्य को करते हैं उसकी तुलना में अगर आप किसी कार्य को करने के लिए किसी लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड होते हैं तो आपका कार्य करने का स्तर बढ़ जाता है, अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं और मानसिक रूप से एक उमंग या उत्साह आपके साथ रहता है जो कि उस कार्य की ओर आपको लगातार आगे बढ़ाता है। A motivated person seems to be more stimulated, more active and more energized। वो अधिक सक्रिय दिखता है, अधिक स्टिमुलस फील करता है और अधिक एनर्जाइज्ड होता है। In motivation, there is affective arousal which creates psychological tension in a person and he does continuous efforts to get rid of this tension। एक्चुअली मोटिवेशन एक मानसिक प्रकार का तत्व है जो एक्चुअली अफेक्टिव अराउजल होता है, भावात्मक रूप से व्यक्ति उसको महसूस करता है और महसूस करने के बाद वो एक साइकोलॉजिकल टेंशन, एक मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न कर देता है और उस तनाव के उत्पन्न होने के बाद में उस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है और दस मोटिवेशन टेंशंस लीड्स टू अ पर्सन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ये भले ही जो साइकोलॉजिकल टेंशन दिखाई देती है, मनोवैज्ञानिक तनाव दिखाई देता है, लेकिन ये तनाव व्यक्ति को सक्रिय करता है और सकारात्मक रूप से दिशा की ओर, मतलब लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। ह्यूमन मोटिव्स आर बेस्ड ऑन नीड्स। कई बार जो मोटिव्स होते हैं वो आवश्यकताओं पर भी आधारित होते हैं। कई बार हमारी जो आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती है, वो मोटिव का काम करती है। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति क्या करता है, भोजन प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। इसी प्रकार से इन क्लासरूम मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल्स एंड डज इंक्रीज देयर अटेंटिवनेस, वर्किंग टाइम फॉर गेटिंग गोल्स, thus ultimately enhances their achievement। कक्षा में भी जो मोटिवेशन होता है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को गोल डायरेक्टेड कर देता है और इससे क्या होता है कि उनका अटेंटिवनेस बढ़ जाती है। जैसे आप कक्षा में बच्चों से बोलते हैं कि अगर जिन बच्चों के 10 में से 7 प्रश्न सही होंगे उन बच्चों को हम एक सर्टिफिकेट देंगे, या फिर आप बोलते हो कि जिन बच्चों के 10 में से 9 नंबर होंगे उनको हम वेरी गुड देंगे, 10 में से 8 होंगे उनको गुड देंगे, इस प्रकार से। तो उससे वो कक्षा में अच्छा प्रयत्न करने के लिए अटेंटिव होते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, उसके ऊपर अधिक प्रयत्न करते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं और अधिक सक्रिय होने से, अधिक सीखने से उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो बढ़ जाता है।
फिर अब अभिप्रेरक, अभिप्रेरक होते हैं वो एक्चुअली अभिप्रेरित करते हैं। तो ये अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले कि अभिप्रेरक होते ही क्या है? मैकडूगल ने कहा मोटिव्स आर कंडीशंस फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इट टू एक्ट इन सर्टेन वेज। अभिप्रेरक या मोटिव्स व्यक्ति के अंदर उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या लगाती है, उसमें प्रवृत्त करती है। अभी जैसे हम कहते हैं, जैसे बायोलॉजिकल इसका मोटिव का उदाहरण दिया आपको कि जैसे भूख है, भूख एक बायोलॉजिकल मोटिव है। तो भूख लगने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक होते हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की इच्छा, और इसके लिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। उस पढ़ने के लिए या अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उस प्रकार की सामग्री इकट्ठी करते हैं, और जो भी उसमें उनको कंफ्यूजन्स होते हैं टीचर्स की सहायता से उसे दूर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उस प्रकार से कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो वो एक निश्चित प्रकार से निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए लग जाते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरक एक टेंडेंसी है जो कि नीड से शुरू होती है, और जब तक उसको प्राप्त न कर लिया जाए, जब तक वो इंसेंटिव न मिल दिया जाए, तब तक वो उसको उस कार्य में लगाए रखती है। अभिप्रेरक कितने प्रकार के हो सकते हैं? सामान्य रूप से अभिप्रेरक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी मोटिव्स या प्राथमिक अभिप्रेरक, और सेकेंडरी मोटिव्स या द्वितीयक अभिप्रेरक। प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं? प्राइमरी मोटिव्स को बायोलॉजिकल मोटिव्स भी बोलते हैं, जैसे भूख, प्यास, आराम करने की इच्छा, इस तरह से। इनको हम स्वाभाविक या नेचुरल मोटिव्स भी कहते हैं, और इनको हम जन्मजात मोटिव्स भी कहते हैं। इनेट मोटिव्स भी कहते हैं, नेचुरल मोटिव्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, प्राइमरी मोटिव्स भी कहते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। सेकेंडरी मोटिव्स को हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, या इनको हम अर्जित अभिप्रेरक एक्वायर्ड मोटिव्स या कृत्रिम अभिप्रेरक आर्टिफिशियल मोटिव्स भी कहते हैं। द्वितीय मोटिव्स क्या होते हैं? ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक होते हैं, जैसे कि जिज्ञासा, जैसे कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा, जैसे कि सुरक्षा, इस प्रकार। फिर इन अभिप्रेरकों को हम सामाजिक अभिप्रेरक भी सामाजिक अभिप्रेरक के भी एक कैटेगरी में बांट सकते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक एक्चुअली द्वितीय अभिप्रेरक को ही हम सब डिवाइड कर सकते हैं कि द्वितीय अभिप्रेरक इस प्रकार से हो सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हो सकते हैं, जैसे कि जिज्ञासा या क्रिएटिविटी या किसी चीज से भागना, इस प्रकार से। और सोशल मोटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना या संबंधन प्राप्त करना समाज में, इस प्रकार के। जैसे मनुष्य चाहता है कि समाज में उसे प्रशंसा मिले, या वो चाहता है कि समाज उसको स्वीकृति दे, एक्सेप्ट करे, या समाज से उसे संबंधन मिले, समाज में उसका सम्मान हो, इस प्रकार से। तो ये सोशल मोटिव्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण मोटिव जिनका कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपयोग करता है, वो प्रमुख रूप से दो मोटिव्स को यूज करता है अपनी कक्षा में। छात्रों को मोटिवेशन देने के लिए टीचर के द्वारा सामान्य रूप से बहुतायत में प्रयोग किए जाने वाले जो दो मोटिव्स होते हैं, वो है रिवॉर्ड या पुरस्कार, और पनिशमेंट या दंड। दोनों ही विपरीत प्रकार के मोटिव हैं। पुरस्कार पॉजिटिव मोटिव है, जबकि दंड नेगेटिव मोटिव है।
जो हमने रेनफोर्समेंट में बताया था कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमेशा अच्छे होते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हमेशा ही उनसे बचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार भी है कि हर व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है लेकिन दंड से बचना चाहता है। दोनों के अपने अपने लाभ हैं और दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरस्कार की। पुरस्कार एक्चुअली व्यक्ति में अच्छा कार्य करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाता है और व्यक्ति ऐसा करके व्यक्ति चाहता है पुरस्कार के रूप में उसको प्राप्त करना चाहता है। छात्रों में हम छात्रों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट, वैल्यूज सिखाने के लिए, अच्छी आदतों को सिखाने के लिए, मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए, सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने के लिए, राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए, इस प्रकार से हम इन सब के लिए पुरस्कार का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ाने के लिए भी हम पुरस्कार का उपयोग करते हैं। पुरस्कार सामान्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं भौतिक पुरस्कार। भौतिक पुरस्कार मटेरियल टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई वस्तु देना, जैसे किताब देना या कोई मेडल देना, शील्ड देना या इस प्रकार से चीजें आती है जिसमें कुछ वस्तु के रूप में दी जाती है। कभी कभी हम कोई ऐसे अमाउंट्स भी देते हैं। और कुछ होते हैं सोशल रिवॉर्ड्स। सोशल रिवॉर्ड्स जैसे कि प्रशंसा, जैसे कि प्रमाण पत्र देना, सर्टिफिकेट्स देना, ठीक है, जैसे कि सोशल एक्सेप्टेंस। इसके अलावा हम पुरस्कारों को दो प्रकार से और बांट सकते हैं। कुछ होते हैं मूर्त पुरस्कार या कॉन्क्रीट रिवॉर्ड्स, जैसे कि कोई भी वस्तु जो कि हम हाथ से छू सके, पकड़ सके, जैसे इसमें प्रोग्रेस कार्ड होते हैं वो भी इस प्रकार के हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, स्कॉलरशिप्स, बुक्स, मेडल, शील्ड, कप एक्सेट्रा, इस टाइप से हो सकते हैं। अमूर्त पुरस्कार कैसे होते हैं? अमूर्त पुरस्कार में प्रशंसा हो सकती है। उसके अलावा टीचर्स का एक सॉफ्ट एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है। जो भी ये जो पुरस्कार होते हैं, रिवॉर्ड होते हैं, इनसे छात्रों में एक हैप्पीनेस का फील होता है। वो हैप्पीनेस की फीलिंग की वजह से उनमें उत्साह होता है, उमंग होता है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इससे उनका आत्मसंतोष बढ़ता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ती है। और जो भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं पॉजिटिव, उन सब में पॉजिटिव एक वो देखी जाती है कि उन सब का असर पॉजिटिव देखा जाता है। उनका मनोबल बढ़ता है, उनके आकांक्षा स्तर बढ़ते हैं, मतलब एस्पिरेशन लेवल बढ़ते हैं, वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब जो चीज आप खुशी से करते हैं ना, उसमें उत्साह और उमंग आपके कार्य करने की ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं, सक्रियता को बढ़ाते हैं और आंतरिक रूप से इस प्रकार का मोटिवेशन होता है। अंततोगत्वा जो पुरस्कार होते हैं ये हम दो प्रकार से भी दे सकते हैं। एक तो इंडिविजुअली दे सकते हैं या फिर हम इनको ग्रुप के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी मैचेस वगैरह होते हैं वहाँ पे टीम होती है, तो टीम को वो ग्रुप के फॉर्म में मिलते हैं पुरस्कार। और कभी कभी क्लास को भी मिलते हैं, जैसे क्लास किस सेक्शन में, या फिर आपने देखा होगा कि कक्षाओं में कभी कभी क्या होता है कि कुछ टीम्स बना दी जाती हैं और उसके बाद उनमें अलग अलग प्रकार से प्रतियोगिता करके और फिर उनमें पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार से क्या लाभ है? पुरस्कार से सबसे बड़ा लाभ ये है कि छात्र इंटरेस्ट लेते हैं, अटेंटिव होते हैं, लेबोरियस बनते हैं, उनमें उत्साह और उमंग देखा जाता है और वो बाद मतलब कुल मिलाकर आंतरिक रूप से प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार का प्रोत्साहन बाद में उनको आंतरिक रूप से या खुद से उनको कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है। इस प्रकार के जो पुरस्कार आदि देने से क्या होता है कि छात्रों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम की भावना जागृत होती है और इस प्रकार के जो चीजें होती हैं वो इफेक्टिवली वर्क करती हैं, गोल प्राप्त करने में इफेक्टिवली वर्क करती हैं। छात्र इससे एक आदर्श रूप में सीखते हैं
एक हेल्दी कंपटीशन की भावना विकसित होती है, कक्षा के अंदर आनंद का वातावरण होता है, और इस प्रकार ये एक प्रकार से स्टूडेंट्स ओरिएंटेड रहता है। बच्चे सदा क्रियाशील रहते हैं, और क्लासरूम के अंदर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं ऐसा करने के लिए। अभी क्या आपको लगता है, सारी चीजें आपको देखकर लग रहा है कि अरे वाह, पुरस्कार तो बेस्ट चीज है, पर क्या पुरस्कार से कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं या कुछ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं? हाँ, पुरस्कार देने की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या कि पुरस्कार से कभी कभी जिनको नहीं मिल पाता पुरस्कार, उनमें एक हानिकारक प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो जाती है। जब हम ये टारगेट करते हैं कि जो फर्स्ट आएगा उसको ये पुरस्कार देंगे या जीतने वाली टीम को ये पुरस्कार देंगे, तो कई बार लोग गलत तरीके शुरू कर देते हैं या गलत तरीके अपना लेते हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, और ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सब चीजें भी छात्रों में उत्पन्न हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें अभी पुरस्कार तो उन्हीं को देते हैं आप जो टॉप लेयर पे होते हैं, तो जो जिनका लेवल लोअर होता है, चाहे वो आईक्यू लेवल कम हो, चाहे वो उनका अचीवमेंट लेवल कम हो, इस प्रकार से वो बच्चे सोचते हैं कि ये तो अपने लिए नहीं, वो उससे कटने लगते हैं। उनको मालूम, वो समझ लेते हैं कि ये हम कभी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनमें हीन भावना भी आ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स कभी कभी केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही काम करते हैं, और इस प्रकार जो बाकी चीजें सीखने से उनका ध्यान हट जाता है, और अनफेयर मीन्स तो कभी कभी इस्तेमाल करते ही है, तो अभी पहले ही बताया आपको। तो इस प्रकार से पुरस्कार एक अच्छा मोटिव है, लेकिन बावजूद उसके इससे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए पुरस्कार देते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार छात्रों के सराहनीय कार्यों पर ही दिया जाए। पुरस्कार देते समय ये देखा जाए कि छात्रों ने किसी प्रकार से अनफेयर मीन्स का यूज तो नहीं किया हुआ है। जो छात्रों का अचीवमेंट लेवल कम है, उनको अन्य छात्रों से तुलना न करके उनके ही प्रोग्रेस से तुलना करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। या हम जैसे ये कह सकते हैं कि जैसे जिन बच्चों का जो भी परसेंट उन्होंने पर्टिकुलर स्टेट पे पाया, जैसे आपने फर्स्ट मंथली टेस्ट दिए, और जिन बच्चों की जो भी स्टेटस है परसेंटेज का, तो आप बोल सकते हो कि उनके परसेंटेज में 5% हाइक होने पर ये पुरस्कार देंगे। तो अब ये पुरस्कार सब बच्चों के लिए होता है, फिर सब बच्चे इसमें प्रयत्न करेंगे आगे बढ़ने के लिए। कोशिश करनी चाहिए कि मूर्त पुरस्कारों की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कार दिए जाएं। इससे बच्चों में अनफेयर मीन्स यूज करना कम होता है। फिर है दंड या पनिशमेंट। पनिशमेंट एक प्रकार का निगेटिव या निषेधात्मक मोटिव है। पनिशमेंट भी ना कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, इकोनॉमिक पनिशमेंट, आर्थिक दंड, सोशल पनिशमेंट हो सकते हैं, मेंटल पनिशमेंट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल पनिशमेंट हो सकते हैं, लीगल पनिशमेंट हो सकते हैं। फिजिकल पनिशमेंट क्या हो सकते हैं? जैसे जिससे बालकों को शारीरिक कष्ट देना। शारीरिक कष्ट कैसे दे सकते हैं? अभी जैसे टीचर्स पहले करते थे कि हाथों में स्केल मार रहे हैं, या पूरी क्लास में खड़ा रखा, या उठक बैठक लगवाना। इस प्रकार के जो भी फिजिकल टाइप के टॉर्चर्स होते हैं या फिजिकल प्रकार के जिसमें शारीरिक कष्ट मिलता है बच्चे को, वो सब शारीरिक दंड के अंतर्गत आते हैं। जो आधुनिक समय में शारीरिक दंड देने पर प्रतिबंध है। आर्थिक दंड के अंतर्गत छात्रों को उस प्रकार दंड के रूप में कोई धनराशि देनी होती है। आर्थिक दंड से छात्रों को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और इसके दो प्रकार की हानियां हैं। एक तो कभी जो छात्र जो कि समृद्ध परिवारों से हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो
उस प्रकार के दंड से वो किसी प्रकार से उस कार्य को नहीं दोहराएंगे, ऐसा निश्चित नहीं हो पाता। और जिन बच्चों के पेरेंट्स गरीब हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, वहाँ पर उनको देने में कठिनाई आती है, क्योंकि ये एक्चुअली आर्थिक दंड जो है वो बच्चों से न होकर वो अभिभावकों के लिए हो जाता है, इसलिए ये भी शैक्षिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। सामाजिक दंड क्या होता है? व्हाट आर द सोशल पनिशमेंट्स? सोशल पनिशमेंट्स जैसे कि कक्षा में निंदा करना, कक्षा से बाहर निकाल देना, सबके सामने डांट देना, ना, ये सब होते हैं सोशल पनिशमेंट्स। और साइकोलॉजिकल पनिशमेंट्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल पनिशमेंट जिससे कि साइकोलॉजिकली वो कठिनाई फील करता है, जैसे कि जब बच्चों को सबके सामने डांटते हैं आप तो वो अपमानित फील करता है, कोई सुविधा नहीं देते आप तो मन से, मतलब मानसिक रूप से वो एक क्या कहना चाहिए कि कठिनाई फील करता है। फिर लीगल पनिशमेंट्स क्या होते हैं? लीगल पनिशमेंट्स तो ज्यादातर शिक्षा संस्थाओं में नहीं दिए जाते हैं, किसी कानून का उल्लंघन करने पे ही जो होते हैं इस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। दंड देने के क्या लाभ है? दंड देने से क्या होता है कि दो प्रकार से इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। पहला तो जिस छात्र को दंड दिया जाता है वो फिर अगली बार भविष्य में ऐसी चीजें नहीं दोहराएगा, ये होता है उसके लिए। और जो दूसरे छात्र हैं वो उसको देखकर उस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। इस प्रकार अवांछित व्यवहार या अनडिजायर्ड बिहेवियर को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। फिर दंड के डर से छात्र डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, भय बिन प्रीत न होत गुसाई, आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में, तो कहीं कहीं भय के लिए भी दंड जो है वो दिया जाता है। फिर कभी कभी बैड हैबिट्स हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी दंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन दंड जो है वो अच्छे नहीं माने जाते, पनिशमेंट्स कभी अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं या मोटिव्स होते हैं, और इनसे इनके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे सबसे बड़ा नुकसान है कि स्टूडेंट का इमोशनल बैलेंस चला जाता है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, और उसके बाद उसका पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। जैसे हमने कहा था ना कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या देखने देखने को आई, जैसे हमने आपको जब कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है, इसमें बच्चा दंड से इतना डर जाता है कि वो उस टीचर के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, विद्यालय के प्रति उसके अंदर डर बैठ जाता है, और वो उन चीजों का जिक्र भी नहीं करना चाहता। जिक्र आने पर ही उसके में विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब जैसे घबराहट, नर्वसनेस, निराशा, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनती है। अच्छा, फिर जो बच्चे ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं ना, उनके लिए और ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर कुंठित होते जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उनमें। अच्छा, जो बच्चे ज्यादा दंड देते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो उसके यूज टू भी हो जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 2 स्केल मार लेना, ठीक है। तो इस प्रकार वो कुछ जिद्दी और उद्दंड इस टाइप के बन सकते हैं। फिर दंड देने से क्या होता है, व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध देने की भावना आ जाती है। कई प्रकार के ऐसे केसेस आपको देखने को, सुनने को मिले होंगे कि टीचर्स ने पनिशमेंट दिया और उसके बाद स्टूडेंट्स ने उनके प्रतिशोध लेने के लिए कई कई प्रकार की चीजें की। कई प्रकार से ऐसे न्यूज आपको देखने को, सुनने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं दंड देने की जरूरत पड़ती है, तो अगर दंड दिया जाए तो किन बातों का ध्यान रखा जाए? दंड देते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि दंड की जो मात्रा है वो स्टूडेंट के गलती के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा भी भयानक दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि जो बच्चों को सुधार करने की तुलना में और भी ज्यादा नुकसान कर दे। फिर दंड देते समय ये जरूर बताना चाहिए कि किस वजह से दंड दिया जा रहा है, ताकि वो उस व्यवहार को सुधार दे। दंड देने के बाद जब व्यक्ति को उसकी फिर काउंसलिंग करना भी जरूरी है। जिस बच्चे को दंड दिया जाए उस बच्चे पर निगाह रखी जाए और उसके बाद काउंसलिंग करके उसे बताया जाए कि इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है, और जैसे ही उस बच्चे के द्वारा उस व्यवहार को छोड़ा जाए तो धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस तरह से उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं।
और प्रशंसा से फिर वो बच्चा फिर से समझ सकता है कि वो उसने वो गलत व्यवहार छोड़ा और इस प्रकार से प्रशंसा मतलब अब आप उसका विपरीत में सकारात्मक मोटिव के द्वारा अब उसको आप मोटिवेट कर सकते हो अच्छा व्यवहार करने के लिए। इस प्रकार दंड देते समय सोच समझ के देना चाहिए। मुझे लगता है कि